Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is motion and time, and the key elements are slow and fast motion, speed, distance time graph, ancient methods of measuring time and simple pendulum. अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कितनी मूवमेंट नजर आती है। कार भाग रही है, लोग चल रहे हैं या भाग रहे हैं, रिवर में बोट जो है वो सेल कर रही है, ग्राउंड पे फुटबॉल अपने आप रोल कर रही है, बर्ड्स भी हमें नजर आते हैं फ्लाई करते। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स के जो मोशन में हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉन्स्टेंटली बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू बाकी के ऑब्जेक्ट्स या उसके सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बाकी ऑब्जेक्ट्स या सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, वो तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन, और जो सराउंडिंग्स हैं या बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव नहीं कर रहे, वो होते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। नाउ मोशन कैन बी ईदर स्लो और फास्ट। रोड क्रॉस करते टाइम एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है ना कि जो व्हीकल्स हैं वो कितना तेज स्पीड पे मूव कर रहे हैं या स्लो मूव कर रहे हैं। अब ये एस्टिमेट लगाकर ही हम रोड क्रॉस करते हैं। सो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर और स्लोअर with respect to another object is decided by the distance moved by the objects in a given time of interval. So let's perform this activity to understand the concept of slow and fast motion. Now for this you require a stopwatch. So search a safe place from where you can observe a busy road. It may be your rooftop. Now on a morning or afternoon, go to that place and mark 2 electric poles. Now measure the time taken by different vehicles on different traffic conditions between these 2 electric poles. आप साइकिल, कार, ट्रक, बुलक कार्ट, रिक्शा या ऑटो रिक्शा इनका टाइम ऑब्जर्व करें। You will observe that the distance covered is same in every case, but the time taken by the different modes of transport to cover this distance is not the same, क्योंकि इनकी स्पीड अलग है। Hence, between two moving objects, the one which takes less time to cover a given distance from the other is moving fast. Now, this brings us to speed. आइडिया कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज या धीरे चल रहा है, ये कैसे पता चला? ये यूनिट टाइम में, एक गिवन यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है उससे। So this is called speed of the moving object. Hence, distance traveled by an object in a unit time is called speed. Therefore, speed की हमारी क्या इक्वेशन है? Distance covered divided by time taken. So the international standard unit of speed is meter per second, which can be written as m/s or mps or ms to the power of -1. The other units of speed are kilometer per hour or miles per hour या फिर meter per minute etc. Now what is the speedometer? हर कंट्री में ट्रैफिक के अलग अलग रूल्स हैं कि कितनी स्पीड आपकी हाई है, इससे ऊपर आप या इससे ज़्यादा स्पीड पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन ड्राइवर को कैसे पता चले कि उसकी स्पीड क्या है? तो व्हीकल्स के अंदर स्पीडोमीटर लगाया जाता है जो कि डैशबोर्ड पे है। इट इज़ लाइक अ डायल, और इसमें आपको नज़र आता है कि जो आपका व्हीकल है वो आप कितने किलोमीटर्स पर आवर पे ड्राइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities इज 300 किलोमीटर्स। अ कार टेक्स 5 hours टू कवर दिस डिस्टेंस। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? Speed is equal to distance covered divided by time taken, which is 300 divided by 5, which comes out to be 60 kilometers per hour. Now, what are uniform and non-uniform speed? किसी भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन अगर किसी बॉडी ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा है तो उसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन बिलो आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय कार ए एंड कार बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप देखेंगे कार ए के लिए जो टाइम है 8 AM, 8:15 AM से लेकर के 9 AM तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। सिमिलरली कार बी के लिए भी सेम टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि कार ए ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन है। वेयर एज कार बी ने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है तो इसकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ द नर्व इम्पल्स इन आवर बॉडी ट्रेवल्स एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अबाउट 1000 meters per second. Now let us look at distance time graph. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें मदद करती है इंटरप्रेट करने में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो कितनी तेज़ है, और ये ऑब्जर्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। अब इसके लिए इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस जो है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहता है और टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रहता है। सो एनालाइज करिए जो डेटा आपको दिया गया है एंड यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर स्केल एंड फॉर टाइम एंड डिस्टेंस। अब इसको जब आप ग्राफ में पॉइंट करेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तब आपके दो केस हो सकते हैं। या तो ग्राफ आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा जो कि दिखाएगा यूनिफॉर्म मोशन, या फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और ये शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एग्जाम्पल में आपको दो डेटा दिए गए हैं। अब इसमें जो है आपका टाइम दिया हुआ है मिनट्स में और आपका डिस्टेंस दिया है किलोमीटर्स में। अब ये आप इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है, यह आपका यूनिफॉर्म मोशन है। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन आपका टाइम दिया है मिनट्स में, डिस्टेंस दिया है किलोमीटर्स में। ये अगर आप प्लॉट करके देखेंगे और पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। Now the scale chosen for drawing a graph may be same or different in every case. Some points that must be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph are: the entire range between the highest and the lowest value of each quantity must be shown. The intermediate value of each quantity must also be on the graph. The chosen scale should be such that the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn is utilized. अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इनको आप पाई चार्ट में या फिर बार ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which records the distance traveled by a vehicle. Now let us look at some ancient methods of measuring time. अब पुराने टाइम में क्या होता था कि सनराइज से सनसेट के बीच का जो टाइम है वो एक दिन होता था, और मून जैसे कि दो न्यू मून्स के बीच का जो टाइम है वो एक महीना माना जाता था। अब इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते थे जैसे कि सनडायल। Now this is a particular kind of a device that measures time by the position of the sun. इसमें एक सर्कुलर डिस्क के सेंटर में बड़ी सी स्टिक लगाई जाती है। अब इस स्टिक की जो शैडो और लेंथ डिस्क पर पड़ती है वो हमें बताती है कि क्या टाइम हुआ है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि अगर सन नहीं है क्योंकि ऊपर क्लाउड्स हैं या रात के टाइम हम फिर टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी टू मेक अ सन डायल. You require a cardboard and a large nail. Now cut a circular disc from the cardboard sheet. Fix the nail vertically in the center of the disc and place the whole arrangement in the sunlight. Mark the position of the shadow of the nail on the disc after every 1 hour and also the corresponding time on the disc. This is the principle of sundial. A repeating phenomenon can be used to measure the time. जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा sundial है
वो जयपुर के जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी में बना है। इसे महाराजा जय सिंह सेकंड ने बनवाया था और ये वहीं के लोकल स्टोन्स और मार्बल्स को लेकर के बना है। जो सन डायल है ये 90 फीट हाई है और इसकी शैडो जो है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट टाइम थ्रू आउट द डे देती है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को बाकी प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। नाउ वी कम टू सैंड क्लॉक और आवर ग्लास। इसमें क्या है कि दो बल्ब शेप के ग्लासेस हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और बीच में एक नैरो ग्लास ट्यूब है। अब एक साइड में जब आप सैंड फिल करते हैं और उसको ऐसे रखते हैं प्लेन सरफेस के ऊपर कि जो सैंड वाला पोर्शन है वो ऊपर है, तो धीरे धीरे वो सैंड जो है वो नीचे वाले पोर्शन तक गिरनी शुरू होती है। यूजुअली 1 घंटे में ये जितनी सैंड है वो ऊपर से नीचे आ जाती है। अब ये वाली जो क्लॉक्स हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तो नहीं मेजर कर सकती थी। इनके बाद की जो क्लॉक्स बनी वो पीरियोडिक मोशन का प्रिंसिपल यूज़ करती थी, जैसे कि एक सिंपल पेंडुलम, उससे वो क्लॉक्स बनती थी टाइम मेजर करने के लिए। सो नाउ लेट अस लुक एट सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में क्या है, एक कोई मास है, बॉब समझ लीजिए, वो एक नॉन इलास्टिक स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ये स्ट्रिंग ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट पे सपोर्ट पे जुड़ी हुई है। अब ये जो बॉब है इसको आप एक जगह पे ले जा करके छोड़ दीजिए तो ये स्ट्रिंग जो है टू एंड फ्रो आगे पीछे का मूवमेंट करेगी। अब ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है ये सेम टाइम पीरियड में होगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक ये सेम टाइम पीरियड में मूव करेगी और इस टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। अब जो फिगर में जो ओ पॉइंट है ये स्टेशनरी है जब ये बिल्कुल वर्टिकली सीधा है। ए पॉइंट मान लीजिए यहाँ से पकड़ के आपने इसको रिलीज करा बॉब को, तो ये बी पॉइंट तक जाएगी। अब ए से ओ, ओ से बी और बी से ओ, ओ से ए, ये एक ऑसिलेटरी मोशन हुआ। अब इसमें जो है जो ओ पॉइंट है ये मीन पोजीशन है या रेस्ट पोजीशन है पेंडुलम की, और जो पॉइंट ए और बी है ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक पेंडुलम में जो ये बॉब है पॉइंट ए से बी तक जाके वापस ए तक आता है, दैट इज वन ऑसिलेटरी पोजीशन और मोशन। और जो टाइम पीरियड लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का उसको कहते हैं टाइम पीरियड और डिनोट करते हैं विद अ कैपिटल टी। अब नोट करने वाली बात है कि जो सिंपल पेंडुलम है ये कितने टाइम में एक ऑसिलेशन लेगा ये डिपेंड करता है स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें। जो हमने बॉब या जो मास सस्पेंड करा है ये ना तो उसके वेट पे डिपेंड करता है ना ही किस एंगल से पकड़ करके आपने स्ट्रिंग को छोड़ा उस पे डिपेंड करता है। टाइम सिर्फ डिपेंड करता है इसकी लेंथ में। लेंथ सेम होगी तो सेम टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। So here is an activity to show how simple pendulum works. Take a metallic ball, string, iron stand and stopwatch. Now cut a piece of string about 30 centimeters long and tie the metallic ball at one end. Tie the other end of the string to the stand and suspend the ball. This is simple pendulum. Let the bob of the pendulum come to rest and mark this position on the floor below it as the mean position. Now displace the bob slightly and let it oscillate. Record the time taken by the bob to complete 10 oscillations. Repeat the experiment many times and record your observations. Calculate the time period by dividing the time taken to complete 10 oscillations by the number of oscillations, that is 10. Hence आपका टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 oscillations divided by 10. You will find that time period remains the same. Now let us look at measurement of time using simple pendulum. इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो जिन्होंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि जो स्विंगिंग बॉडी है वो एक रेगुलर बीट पे एक ही टाइम पीरियड में स्विंग कर रही है।
सो 1602 में गैलीलियो ने और भी बड़े सारे पेंडुलम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करे और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम है ऑसिलेशन का वो स्ट्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो एंगल ऑफ स्विंग पे, ना ही जो बॉब है उसके वेट पे. सो अ पेंडुलम ऑफ कांस्टेंट लेंथ could be used as a reliable time measuring device. His observation led to the development of pendulum clocks, which later gave way to winding clocks and wristwatches in which an oscillating balance wheel is used in place of a pendulum. In a pendulum clock, the regular motion of the pendulum controls the motion of the hands of the clock. जैसे ही पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो जो गियर है वो एक नॉच चलता है, इससे घड़ी की सुई एक नॉच चलती है. अब क्योंकि पेंडुलम की लेंथ डिसाइड करती है कि वो कितने टाइम में ऑसिलेशन होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो इस हिसाब से सिंपल पेंडुलम जो है उसको उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है. नाउ आफ्टर पेंडुलम क्लॉक, atomic clocks were introduced that are very accurate. Nowadays, we have digital clocks fitted in our mobile phones, computers, iPhones, etc. Now, let us look at the units of time. The international standard unit of time is second, while hour, minute, week, months, and years are other units of measuring time. Commonly available clocks and watches used in our life are accurate for measuring time intervals of up to 1 second. For measuring short time intervals, special clocks are used. The clocks used in sports can measure time intervals up to 1/10 or 1/100th of a second. So let us look at the key takeaways. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to other objects which are not moving. A body that does not change its position with respect to its surroundings is said to be at rest. Distance traveled by an object in a unit time is called speed. Graphical representation is a way which makes interpretation of motion of objects easier and more interesting. Sundial is a device that measures time by the position of the sun. The international standard unit of time is second. So I hope the chapter is clear and answering questions based on this chapter will now be easy.